तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बिजनेस का एक चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये आपके एग्जाम के बेस पे भी, क्योंकि काफी मार्क्स या काफी वेटेज है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की डेफिनेशन को ही समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो देखना ध्यान से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, efficient utilization and efficient distribution and disposal of the surplus or the finance in a company। यानी अगर हम बात करें तो भाई वित्तीय प्रबंधन का अभिप्राय वित्तीय संबंधी तत्व यानी जो भी फाइनेंस रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनकी बेहतर व्यवस्था। एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब होता है बेहतर व्यवस्था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है बेहतर उपयोग, और प्लस में जो भी हमारे पास फाइनेंस है या जो भी हमारे पास सरप्लस है उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। समझ आया चीज? यानी फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो भी आपके पास फाइनेंस या जो भी आपके पास वित्त या वित्त से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके पास एलिमेंट है आप उनकी बेहतर एक्विजिशन करो, बेहतर व्यवस्था करो, उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, उपयोग करो, और देन आप उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। दैट इज आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कि आखिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, यानी कि वित्तीय प्रबंधन की भूमिका। अगर पेपर में आपसे इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप ये मत समझो कि यहां पे फाइनेंस मैनेजमेंट की रोल पूछ रहा है। आप ये समझो कि एक फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है, वित्तीय प्रबंधक का। तो फाइनेंस मैनेजमेंट का या फाइनेंस मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल मिला के ना 5 मेन रोल होते हैं। सबसे पहला जो इसका रोल होता है वो होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स, यानी कि स्थायी संपत्ति के आकार व रचना का निर्धारण करना। यानी किसी भी फाइनेंस मैनेजर का या किसी भी वित्त प्रबंधक का या फाइनेंस मैनेजमेंट का जो पहला रोल है वो ये डिसाइड करना है कि हमारी कंपनी में कितने फिक्स एसेट्स की आवश्यकता है, कितने स्थायी संपत्ति की हमारे कंपनी के अंदर आवश्यकता है। अगर मान के चलो कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री के अंदर कितने मशीन लगेंगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, इसका एनालाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला रोल है। दूसरा रोल क्या होता है इसका, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स। जिस तरह से फाइनेंस मैनेजमेंट का एक रोल होता है फिक्स एसेट्स को एनालाइज करना, स्थायी संपत्ति का कितनी आवश्यकता है उसका निर्धारित करना, उसी प्रकार से चालू संपत्ति के आकार, करंट एसेट्स भी हमारे पास कितने होने चाहिए इसका भी एनालाइज करना, ये भी किसका रोल है, फाइनेंशियल मैनेजर का या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट का। ठीक है, देन तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि कंपनी में कितने अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोष चाहिए। मतलब कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए। अब उन फाइनेंस में आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स भी हो सकते हैं, दीर्घकालीन, और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, अल्पकालीन। तो कंपनी को कितनी मात्रा में लॉन्ग टर्म फंड्स लेने चाहिए और कितनी मात्रा में शॉर्ट टर्म फंड्स लेने चाहिए, इसको भी कौन एनालाइज करता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू शेयर और डिवेंचर, यानी दीर्घकालीन वित्त को ऋण पत्र व अंशों से पूर्ण करना। तो जैसा कि मान के चलो थर्ड काम में अभी हमने देखा कि एक फाइनेंस मैनेजमेंट का यह रोल है कि वह यह डिसाइड करेगा कि कंपनी के अंदर कितना लॉन्ग टर्म फंड आना चाहिए और कितना शॉर्ट टर्म फंड आना चाहिए, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। तो अब मान के चलो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमें ना 1 लाख या 2 लाख लॉन्ग टर्म फंड्स आने चाहिए। तो चौथे काम में यही रोल है इनका कि ये डिसाइड करना कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसको मैं कहां से लेकर आऊं, क्या मैं उसे शेयर से लेकर आऊं या फिर डिवेंचर या ऋण पत्र से लेकर आऊं। समझाया? और पांचवा जो रोल हो जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट का वो होता है आपका पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल अकाउंट में फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल कैसे हो जाता है, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल इस प्रकार से है, क्योंकि हम सब जानते हैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में कई ऐसी चीजें दिखती हैं जिसको डिसाइड करना फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल होता है। जैसे डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका फाइनेंस मैनेजर। तो इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट की जो रोल होती है, जो डिसीजन होती है, वो कहीं ना कहीं पीएनएल को भी इफेक्ट करती है। समझ आया चीज? तो ये क्वेश्चन था आपका कि आखिर क्या रोल है फाइनेंस मैनेजमेंट का या फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है। तो कुल मिला के 5 रोल हो गए हमारे पास। पहला जो रोल हुआ वो ये था कि डिसाइड करना कि कंपनी में कितने फिक्स एसेट्स चाहिए। दूसरा, कंपनी में कितने करंट एसेट्स चाहिए। तीसरा, कि कंपनी के अंदर कितने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स यानी दीर्घकालीन और अल्पकालीन कोष चाहिए। चौथा,
कि अगर अब जो लॉन्ग टर्म हमने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई इतने चाहिए, तो वो कहां से आने चाहिए, क्या वो डिवेंचर से आने चाहिए, क्या वो आपके शेयर होल्डर से आने चाहिए, और लास्ट में कि ये डिसाइड करना कि पीएनएल का एनालिसिस कैसे होगा, ये सब। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब तक हमने बात कर लिया कि आखिर कंपनी में फाइनेंस मैनेजमेंट है क्या, और फाइनेंस मैनेजमेंट का या वित्तीय प्रबंधन का क्या रोल है। नाउ हम बात करेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्त प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों हम फाइनेंस मैनेजमेंट करें, तो इसके क्या रोल हैं। तो इसके कुल मिला के आप 4 रोल यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, उद्देश्य, तो 4 उद्देश्य हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। सबसे पहला, किसी भी फाइनेंस मैनेजर का या किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, या हम फाइनेंस को मैनेज क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लाभ को अधिकतम करना है, यानी कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, किसी फाइनेंस मैनेजर का या किसी फाइनेंस मैनेजमेंट का काम ही यही है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनेंस द लिक्विडिटी, तरलता का प्रबंध, तरलता की व्यवस्था। अब जो तरलता की व्यवस्था, या फिर अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर ना कैश का फ्लो कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी के पास कैश की बिल्कुल शॉर्टेज हो जाए। अब मान के चलो कैश की शॉर्टेज हो गई, देन कल को फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आई, देन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना ही शॉर्ट रन ऑफ कैश हो जाना चाहिए और ना ही ओवर हो जाना चाहिए हमारे पास। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारे पास ना कैश का या वर्किंग कैपिटल का सही तरीके से मेंटेन करके चलना, ताकि आने वाले समय में ना ही कैश की शॉर्टेज हो और ना ही कैश ज्यादा बढ़ा रहे कि हमने उसका इन्वेस्ट ही नहीं किया, बड़ा बेकार हो गया। ठीक है, 2 रोल हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है हमारे पास कि कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को ये चाहिए कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। देन दूसरा काम ये है हमारे पास कि वो क्या करे, मेंटेन करे लिक्विडिटी को, यानी कि कैश को, वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, समझाया। तीसरा अगर हम काम बताएंगे तो तीसरा काम होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर हम बात करें संसाधनों का बेहतर उपयोग। यहां पे संसाधनों का मतलब है हमारे पास कि जितने भी फाइनेंस रिलेटेड एलिमेंट्स है ना, वित्त संबंधित तत्व, उन सब का बेहतर उपयोग करना। कि मान के चलो हमें पिछले साल किसी प्रॉफिट हुआ, उसको कहां लगाएं, प्रीमियम आया कहीं से, उसको कहां से कहां उपयोग करें। ठीक है, समझाया चीज। तो ये सारा काम भी फाइनेंस मैनेजमेंट का एक बेहतर ऑब्जेक्टिव माना जाता है। देन हम बात करते हैं जो लास्ट होता है वो ये, तो किसी भी फाइनेंस मैनेजमेंट का या फाइनेंस मैनेजर का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंपनी की ना जो बोली है, कि भाई हमने किसी को जबान दे रखी है कि हाँ भाई तुम्हें ना इस तारीख को पेमेंट हो जाएगी, तो उस जुबान से कभी भी कंपनी ना हटे, जिससे कि कंपनी का गुडविल ना इफेक्ट हो। इसलिए मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है, क्रेडिटर्स समझते हो ना कौन होते हैं, जिनको पैसे देने हैं, तो देनदारियों के साथ जो कमिटमेंट हो रखी है, जो बात हो रखी है, उसको पूर्ण करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सुनाया। तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसके, सिंपल से 4 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया क्या, कि भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना। दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि लिक्विडिटी बनाए रखना, यानी कि कैश ज्यादा शॉर्टेज ना हो जाए, ना ही ज्यादा ओवर हो जाए हमारे पास। तीसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन का बेहतर उपयोग करना। यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब उन एलिमेंट से है जो फाइनेंस रिलेटेड है। और देन लास्ट वन है हमारे पास कि मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स, एंड दैट मींस कि जो हमारी देनदारियां हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स है ना, उनको जो हमने कमिटमेंट कर रखी है उससे कभी पीछे नहीं हटना। ठीक है, समझाया चीज, ये है हमारे पास। नाउ हम बात करेंगे इस चैप्टर का, या अभी तक जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, सिंपल सा है, फाइनेंस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, वित्तीय प्रबंध इनमें से किससे रिलेटेड है। तो ये ना जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंस मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, देन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वित्त प्रबंधन जो है वो संसाधनों की बेहतर व्यवस्था, बेहतर उपयोग और बेहतर वितरण से है। तो ये तीनों चीज आ गए ना इसमें, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट डिस्पोजल। ठीक है भाई, तो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, कि इस एग्जांपल में आपको बोल रखा है ये क्वेश्चन में कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट
होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद मैनेजमेंट राहुल ने ये प्लान किया कि भाई एक मैं ना स्टार्ट करूंगा अपना खुद का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया राहुल ने, और करने के बाद उसने ये सोचा कि भाई मैं ना एक होटल स्टार्ट करूंगा। उसने योजना बनाई कि भाई मैं एक एक्सपर्ट की टीम लेकर आऊंगा और अपने गेस्ट को ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा होटल में आने के बाद कि वो कभी भूलेंगे नहीं कि वाह मस्त होटल आ गए। कीपिंग इन माइंड, इन सब बातों को सोचते हुए, बजट को सोचते हुए, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही वेंट टू हिज फादर, वो अपने पिताजी के पास जाता है, जहां पर अगर हम देखेंगे तो उसके पिताजी उसे सजेस्ट करते हैं कि देख बेटा बिजनेस तो चालू कर रहा है, पर जब बिजनेस तो चालू कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखियो कि कहाँ से पैसे लाने, किस जगह से पैसे लाने, इन सब बातों का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस में पैसे कितने होने चाहिए, वेस्टेज ना हो, इन सब चीजों का ना उसके पिताजी ने उसको हर भारतीय पिताजी की तरह एक ज्ञान दिया कि पैसे देख बेटा बिजनेस तो स्टार्ट करा कर, बट पैसों की सही तरीके से व्यवस्था करना। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड एबव। तो कौन सा कॉन्सेप्ट की बात की गई यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात की गई ना, कि पिताजी उस बच्चे को बोल रहे हैं कि देख बेटा ये ऐसे करना है, यहाँ से ऐसा आना है, यहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट की बात की गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दी, जो हमने आप यहाँ पे पहचाना है ना आपने, उसकी ऑब्जेक्टिव बताओ। तो हमने पहचाना फाइनेंस मैनेजमेंट को और इसका उद्देश्य बताना है। तो इसके उद्देश्य मैंने अभी आपको बताए थे 4, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, दूसरा लाभ को क्या था हमारे पास, मेंटेन द लिक्विडिटी, यानी कि तरलता का बेहतर उपयोग करो, यानी कि कैश कितना होना चाहिए, कैश कितना नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तीसरा रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग करना, और जो आपने क्रेडिटर्स को, देनदारियों को एक आपने अपना जवान दे रखी है, ठीक है, कमिटमेंट कर रखा है, वो सही होना, ठीक है, ओके। आप इन सबको एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, और ये जो 3 टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसी टॉपिक से आपके आने वाले ये चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो फाइनेंस डिसीजन यानी कि वित्तीय निर्णय। अब फाइनेंस डिसीजन के अंदर भी हमें, यानी वित्तीय निर्णय के अंदर हमें 3 चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। वित्तीय निर्णय 3 चीजों के बारे में बात करनी है यहां पर हमें। पहला इन्वेस्टिंग डिसीजन यानी कि निवेश निर्णय, फिर हमें बात करनी है इसके अंदर वित्तीय निर्णय, और फिर हमें बात करनी है इसके अंदर लाभांश निर्णय। तो फाइनेंस डिसीजन के अंदर 3 निर्णय लेने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, निवेश, वित्त और आपका लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके इन सब की बात करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंस डिसीजन जो है आपके वो 3 तरह के हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और आपका लास्ट हो गया डिविडेंड के बारे में, यानी कि आपका निवेश, वित्त और लाभांश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। देखो नाम से पता चल रहा है, अगर मैं नॉर्मली किसी बच्चे से पूछता कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, तो मेरे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में एक हुनर बच्चा बैठा है, प्रिंस आप बताओ कि क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, तो आप क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड होगा? किससे रिलेटेड होगा हमारा? हाँ, किसमें होगा? इन्वेस्टमेंट करने से। बहुत बढ़िया। तो वही है हमारे पास, अगर हम बात करें तो बच्चे घबरा जाते हैं क्लास के अंदर। देखो सुना, तो वही हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, नाम से पता चल रहा है हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है हमारे पास, वो है आपका इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, हंसी मजाक चलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है आपका वो रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट से। सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई बताइए क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रिंस से मैं पूछ लूंगा, प्रिंस बता देगा मुझे कि किससे रिलेटेड। प्रिंस तेजी से बोलिए, बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट से। बहुत बढ़िया प्रिंस। ठीक है, तो कह रहा है हमारे पास, देखो वही सिंपल है, दिस डिसीजन रिलेट, सुनो, दिस डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुली सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। यानी कि यह निर्णय में या इस निर्णय में कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति पर निवेश करने से पहले सोचना या सोच विचार करना है। सुना चीज, यानी कि मैं किसी भी एसेट्स पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले सोचना, ये प्रोसेस किसके अंदर आता है? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। ठीक है भाई। और यहां पर देखोगे तो एक बात है, ये बंदा भी सोच ही रहा है बैठ के कि भाई इन्वेस्टमेंट हमें उन एसेट्स पे करेंगे जो हमें इन फ्यूचर ज्यादा लाभ दे या फिर कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ करवाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे
आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो वैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम ना नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।